तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले कपल्स जनरली क्या मिस्टेक करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आजकल क्या हो गया है कि कपल्स लेट मैरिजेस करने लगे हैं, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये देखना है कि उनकी एज क्या है, वो किस एज में मैरिज कर रहे हैं। अगर उनकी कपल्स की एज 35 ईयर्स से कम है और सारी चीज़ें ठीक है, मीन्स कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक है फीमेल पार्टनर की, या कोई और रिलेशन रखने में कोई इशू नहीं है, या और कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, तो 1 साल तक वो लोग नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। अगर 1 साल के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट या किसी गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए। अगर एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो आइडियली उनको 1 साल तक वेट नहीं करना चाहिए। मतलब 6 मंथ्स के बाद दे कैन गो टू देयर फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड नो देयर फर्टिलिटी स्टेटस। अगर एज इससे भी ज़्यादा एडवांस है, 40 ईयर्स के करीब है, तो एक कंसल्टेशन बिफोर ट्राइंग दे शुड डू इट, है ना। तो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस दहलीज पे हो, आपका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। अगर हम यंग कपल्स की बात करें तो यंग कपल्स में हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर आपको कोई ऐसी इश्यूज़ हैं, गायनिक इश्यूज़ हैं, कोई पहले से फाइब्रॉइड है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, आपकी कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है, तो उस केस में आपको एक बार पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से, अपना फर्टिलिटी स्टेटस जान लेना चाहिए और उनकी गाइडेंस में फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने एज की बात की कि एज बहुत ज़रूरी है, तो एज फैक्टर प्रेगनेंसी प्लानिंग में सिर्फ लेडीज़ में ज़रूरी है या फिर मेल में भी ज़रूरी है? देखिए, मेल्स में भी ज़रूरी होता है, मगर मेल्स की जो एजिंग फैक्टर्स होते हैं वो 40 प्लस में जाके हमें ज़्यादा एविडेंट होते हैं, मगर फीमेल्स में जो एजिंग होती है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। 30 के बाद क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ एग्स हमारे डिक्लाइन होने लग जाते हैं, तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यंग कपल्स होते हैं या जो मैरिड कपल्स हैं वो अपने एटलीस्ट 20s में, नहीं तो अर्ली 30s में कंसीव कर लें। तो राइट टाइम फिर क्या है प्रेग्नेंट होने का? प्रेग्नेंट होने का या तो आप 20s में कंसीव कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो अर्ली 35 से पहले अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 35 के बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो एग्स होते हैं उनमें एनोप्लॉइडीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मिसकैरेजेस होते हैं, डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन होता है। तो इसीलिए अगर आप अर्ली 30s या फिर अपने 20s में कंसीव कर लें तो बेस्ट है। ओके, ग्रेट। तो डॉक्टर ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जैसे स्मोकिंग क्विट करना होगा, अल्कोहल क्विट करना होगा, या फिर आपको पर्टिकुलर खाना छोड़ना होगा। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट होने से पहले? डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको किसी तरीके का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कोई स्मोकिंग तो बहुत ही हार्मफुल रहती है बेबी के लिए भी, एज वेल एज आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी। अल्कोहल भी आपको छोड़ना है। अगर आप किसी और ड्रग का सेवन कर रहे हैं तो उसको भी आपको बिल्कुल बंद करना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आप कंज्यूम करोगे वही बेबी को पहुँचेगा। सो इसीलिए आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जिससे कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना लें, जिसमें विटामिन ज़्यादा हों, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों, और फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा बिल्कुल ही कम हो। ओके, मतलब लो हो, ना खाएं बेसिकली। तो जैसे आपने स्मोकिंग अल्कोहल की बात की, तो कुछ लोग होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के या प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम पर भी वो क्विट नहीं करते हैं, वो स्मोक करते रहते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन अपना कंटिन्यू ही रखते हैं। इससे उनकी प्रेगनेंसी प्लानिंग में कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? डेफिनेटली आपका जो भी एडिक्शन होता है डेफिनेटली आपकी गैमीट्स की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। स्मोकिंग आपके रिज़र्व को, ओवेरियन रिज़र्व को कम करता है। सो आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको कंसेप्शन करने में तो दिक्कत होती ही है। अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो बेबी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आइडियली आपको ये बिल्कुल ही स्टॉप करना है, और अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं तो। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा, जैसे प्रेगनेंसी प्लानिंग की बात होती है तो लोग क्या करते हैं, औरतों को एक टू डू लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये करो ये करो ये करो। मर्दों को कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन
उनका भी उस टू डू लिस्ट में शामिल होना आई गेस बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल बेहद जरूरी हाँ, है, क्योंकि तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि बेबी एग और स्पर्म दोनों से बनता है और स्पर्म का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टू डू लिस्ट में अगर हम बात करें तो मेल्स को बेसिकली अपना एक तो BMI नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा ओबीज जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉब्लम होती है। वो क्या होता है? मतलब कि जो स्पर्म्स फॉर्मेशन की इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो आपको अपना, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं। फिर आपको अपना एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना है, आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना वेट एक नॉर्मल BMI में रखना है, कोई भी किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, एंड प्लस आपको हेल्दी खाना कंज्यूम करना है ना। विटामिन D का प्रॉपर आपको सेवन करना है, सन एक्सपोजर लेना है, लैपटॉप आपको अपने लैब पे नहीं यूज़ करना है ना। लेस ऑफ मोबाइल्स, किसी भी चीज़ से आपको रेडिएशन अगर मिल रहा है तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कोई क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो आपकी बॉडी जितनी हेल्दी होगी उतना आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्दी होगा और आपके स्पर्म्स भी हेल्दी होंगे। ओके, तो ये सेम जो है वो औरतों पर भी लागू होता है या उनके लिए कुछ अलग है? डेफिनेटली औरतों के लिए भी एक अपनी हेल्दी हैबिट्स बनाना, हेल्दी अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के अलावा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, या फिर हम ये कह लें कि आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी किसी को एपिलेप्सी की हिस्ट्री रहती है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अंडर कंट्रोल में रहनी चाहिए। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स आपके अंडर कंट्रोल में रहने चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इसका भी इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ता है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आपकी जैसे रेगुलर हैं तो आपको कंसीव करने में इजी होगा, आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हो। अगर एबनॉर्मल हैं, इर्रेगुलर साइकिल्स हैं, तो आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करना है कि क्यों इर्रेगुलर हैं, क्या आपको PCOD है या आपको किसी और तरीके की गायनिक इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट होंगी तो आपको पता होगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, एंड यू कैन प्लान टू कंसीव नेचुरली ऑल्सो। नहीं तो फिर हमारे पास बहुत सारे असिस्टेड मेथड्स हैं जिनसे कि उनको हेल्प मिल सकती है। ओके, तो जैसे आपने इतने सारे फैक्टर्स बताए उस पर भी थोड़ा सा इलैबोरेट करके बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले कहा कि औरतों को जो है अपने पीरियड्स की भी एक जो ट्रैक रखना चाहिए कि उनके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। तो जिनकी पीरियड्स इरेगुलर है, क्या वो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उनका? डेफिनेटली वो अगर अपना ओवुलेशन नहीं ट्रैक कर पा रही हैं, पहली बात तो इरेगुलर क्यों है, इरेगुलर क्या इसलिए है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई थायराइड का इशू है, कोई PCOD है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो पहले उसको करेक्ट किया जाए। किसी किसी फीमेल्स को होते हैं कि किसी की लॉन्ग साइकिल्स होती हैं, किसी की शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, किसी के जल्दी आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो ऐसे में वो अपना ओवुलेशन कैसे ट्रैक करें, है ना। तो ऐसी फीमेल्स को बेसिकली कैलेंडर मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपना पिछले 6 मंथ्स का वो लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं अपनी साइकिल्स का। तो उसमें से अगर हम कैलेंडर मेथड देखें तो उसमें कहा जाता है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है, सपोज़ आपकी 28 डेज़ की शॉर्टेस्ट साइकिल है, तो उसमें से 18 डेज़ अगर आप माइनस करोगे तो वो डे 1 ऑफ द फर्टाइल पीरियड हो जाएगा। सपोज़ 28 डेज़ की साइकिल है तो उसमें आपने 18 डेज़ माइनस किए तो डे 10 विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर फर्टाइल पीरियड। और अगर लॉन्गेस्ट साइकिल आपकी 32 डेज़ की है पिछले 6 महीनों में, अगर उसमें से आपने 10 डेज़ माइनस करें तो दैट मीन्स आपके 10 या 11 डेज़, तो अगर आपके 21 डेज़ अगर हो गए तो आपका जो लास्ट साइकिल, लास्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड विल बी ऑन द डे 21। सो दैट मीन्स कि डे 10 से डे 21 आपका एक फर्टाइल पीरियड होगा। तो ऐसे ही आप अपने इस मेथड को अपने दूसरे ओवुलेशन प्रिडिक्टर मेथड से कंबाइन करके आप पता कर सकते हो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। लाइक आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो, है ना। ओवुलेशन के टाइम पे आपका क्या कहते हैं 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर जाता है, सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाता है, स्पॉटिंग हो सकती है पेशेंट को, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से वी कैन प्रिडिक्ट कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, एंड यू कैन यूज़ योर ओवुलेशन किट्स ऑल्सो। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे ओवुलेशन और फर्टाइल विंडो के बारे में बताया, तो एक बार इसको डेट के हिसाब से समझाइएगा कि अगर जैसे लेट सपोज किसी के पीरियड्स मार्च के महीने में 20 तारीख को आए हैं, तो अब उन्हें अप्रैल के महीने में कौन सी तारीख को ट्राई करना चाहिए, उस पूरे डेट को आप समझाइए एक बार। देखो यूजुअली क्या होता है कि ओवुलेशन आपका 14 डेज प्रायर टू द सक्सीडिंग साइकिल होता है। किसी के पीरियड्स अगर रेगुलर हैं, हाँ, तो अगर सक्सीडिंग साइकिल आपकी 20th के अराउंड आ रही है तो उसके 14 दिन पहले, हाँ 14 दिन पहले होगा, तो अराउंड आपका 6th ऑफ
जो भी है, हाँ 6 ऑफ मार्च, मतलब नेक्स्ट में आपका 6 ऑफ अप्रैल होगा अगर 30 डेज की साइकिल है तो। ओके, तो ये साइकिल के भी डिपेंड करता है, जैसे किसी किसी के पीरियड्स सिर्फ 26 दिन में आ जाते हैं, किसी के 28 दिन में ही आ जाता है, किसी के 30 दिन में, किसी के 32 दिन में, या किसी के लेट सपोज 35 दिन में आ रहे हैं। अगर रेगुलर हैं तो फिर हम 14 डेज का रख सकते हैं। और इरेगुलर है तो जैसे मैंने आपको बताया, मतलब आगे पीछे है, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं ना, देन यू हैव टू यूज दिस मेथड ऑफ ट्रैकिंग योर साइकिल फॉर एटलीस्ट 6 months। आपको पता होगा शॉर्टेस्ट साइकिल्स कब की हैं, लॉन्गेस्ट साइकिल कितने डेज की हैं, देन यू कैन माइनस 18 days फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइकिल एंड माइनस 11 days फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइकिल, एंड दिस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड विल बी योर फर्टाइल पीरियड। ओके।